आप लोगों को अच्छे से बेटाओ पता होगा कि हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने के लिए किसी भी सेंट्रल एटम पर जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उन फॉर्मूलों को मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, आप ध्यान देना। हमने उन फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला तो ये पढ़ा था कि उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके बाद हमने उसमें देखा था कि सराउंडिंग एटम्स, उसके बाद में उसका चार्ज। सराउंडिंग एटम वाले केस में हमने कहा था कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं। तो वह कंडीशन ये है, सराउंडिंग एटम हम जो काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं जो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, मतलब जो मोनोवैलेंट होते हैं। तो वो फॉर्मूला सही है, लेकिन कई बार इस मोनोवैलेंट बाइवैलेंट ट्राइवैलेंट वाली बात अगर दिमाग से निकल जाए, केवल सराउंडिंग एटम वाली बात याद रह जाए, तो हमारे आंसर गलत हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी लिए थे। इसलिए फिर हमने दूसरा फॉर्मूला बताया जिसमें कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, और वो क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर्स, है ना बेटा? यस सर। तो हमने वहां पे क्या काउंट किए थे, आपके सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और लॉन पेयर्स कितने हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे सामने ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल है जिनमें बैलेंस ऑर्बिट में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन बच जाए जो पेयर के फॉर्म में ना हो, जो अकेला हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाए। तो ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा? बोलो, अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है? जो पेयरिंग में नहीं है। हाँ, जो पेयरिंग में नहीं है, जो अकेला है। तो क्या अगर किसी एटम पर ऐसा इलेक्ट्रॉन बचता है तो क्या हम उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? हमारे सामने ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें ऐसा केस नहीं लिया था हमने, क्योंकि आपको सिर्फ सिखाना था हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा? हो, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप एग्जाम्पल देखें। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा बताओ NO2 मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, तो आप इसे कैसे निकालोगे? अगर आप इसमें ट्रिक भी लगाते हो तो नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन में लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आप बनाते हो तो भी एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन से एक डबल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना लेगा बेटा। यस सर। यस सर। दूसरे ऑक्सीजन जो है इसके साथ में अगर वो एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो नहीं पाएगी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना? तो उस केस में इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट आपको पता है पूरा, ये डोनर हो गया लोन पेयर, देने वाला नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो नाइट्रोजन के बैलेंस ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 तो काम आ गए, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में और 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। एम आई राइट? यस सर। इसको हम बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन। तो क्या इस ऑड इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे? मैंने आपको बताया था, एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, कोवेलेंट बॉन्ड हो चाहे कोऑर्डिनेट हो, एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, उसके बाद वाला पाई होता है। तो अगर मैं यहाँ पर काउंट करूं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, तो आप इसको लॉन पेयर तो कहोगे नहीं, ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो लॉन पेयर की नंबर 0 और सिग्मा बॉन्ड 2, तो आपके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बेटा? sp आएगा ना? यस सर। हाँ, क्योंकि 2 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 2 सिग्मा, लॉन पेयर 0 है। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूं, आप समझ जाओगे। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ ClO2 मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मैंने कहा ClO3 के सेंट्रल एटम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
एक में लेता हूं CF3, इसके कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? अगर आप इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाते हो तो भी इस कार्बन पर 3 फ्लोरीन जुड़ गए। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 4। 4. 3 ने बॉन्ड बना लिया, तब भी 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, ऑड इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा नहीं हुआ, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल भी नेचर में मिलते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। तो ऑक्टेट वाली बात तो हम पहले स्टेप में गलत कर चुके हैं कि ऑक्टेट पूरा होना जरूरी नहीं होता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर हाँ बेटा। सर ये NO2 में आपने ऑक्सीजन के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, पर यहाँ पर हाँ जी। कोवलेंट बॉन्ड भी तो बन सकता था सर। उसमें कोवलेंट में फिर ये होता है बेटा कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता, तो ऑक्सीजन जुड़ने क्यों आएगा उस सेंट्रल एटम पर? सर हो नहीं जाता अगर 2 शेयर कर लेते? 2 शेयर करने पर नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं? 9। क्या 9 हो सकते हैं? 9 उनमें हो सकते हैं, एक्सपेंड उनमें कर सकता है जिनमें एक्सपेंड होने के लिए ऑर्बिटल्स के लिए जगह हो, मतलब ऑर्बिटल Yes, अवेलेबल हो। अब यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, देखो ध्यान से, इस बात को भी समझ लो। ओके सर। जैसे नहीं समझो, जैसे नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकंड है ना बेटा, तो ये 2s2 2p3 ऐसे बनेगा। यस सर। तो s में यहाँ पर 1 ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल है बेटा वैलेंस में? टोटल ऑर्बिटल 4। कितने हैं? वेरी गुड, टोटल ऑर्बिटल 4 हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं इसके वैलेंस में? 8 हो सकते हैं ना। मैं ये 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हो ना? यस Yes. सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नाइट्रोजन में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के लिए ऑर्बिटल तो होने चाहिए, वो तो है ही नहीं, ऑर्बिटल ही केवल 4 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ही 8 हो सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर फॉस्फोरस होता तो उसका होता 3s2 3p3 और 3d खाली। हम लिखते नहीं है कॉन्फ़िगरेशन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर है तो सही ना, खाली तो है। यस। तो इसके बैलेंस ऑर्बिट में पहले ऑर्बिटल काउंट करो आप, तो कितने ऑर्बिटल हो गए बेटा इसमें? 9, 1s 3p 9। 5d। तो इसका मतलब अगर इसमें टोटल ऑर्बिटल 9 है, तो अगर जरूरत पड़ी तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज्यादा हो सकते हैं, 18 तक जा सकते हैं, कम हो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम जगह तो है और इलेक्ट्रॉन आने के लिए। यस सर। अब बात समझ में आ गई बेटा? यस। तो अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि नॉट ओनली फॉर नाइट्रोजन, जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेकंड ऑर्बिट हो, मतलब जो केवल सेकंड पीरियड एलिमेंट हो, तो किसी भी एलिमेंट के ऑर्बिट कितने होते हैं? उसके पीरियड नंबर के बराबर। तो जितने भी सेकंड पीरियड एलिमेंट होंगे उनमें मैक्सिमम 2 ऑर्बिट होंगे। 2 ऑर्बिट होंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हमेशा सेकंड ऑर्बिट होगा, और सेकंड ऑर्बिट में s और p 2 ही सबसेल हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल हो सकते हैं। मतलब ये क्लियर हो गया कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट में तो कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, क्योंकि जगह ही नहीं है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आप Yes. इसको ऐसे, हाँ वेरी गुड, तो आप इसको ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है ना? ऐसे याद रख लेना, सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो आपको ऑक्सीजन सल्फर कहीं भी अब ये क्वेश्चन आपको बार बार नहीं पूछना पड़ेगा, आपको ये चेक करना पड़ेगा सेकंड पीरियड का है या नहीं। सेकंड पीरियड एलिमेंट can't have more than 8 valence electrons। 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ओके बेटा जी? Yes, sir. Okay. मतलब अगर ये बॉन्ड बनाए भी, बॉन्ड का मतलब बॉन्ड पेयर, तो 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं?
4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4. और चारों ही पेयर इलेक्ट्रॉन के अगर बॉन्ड हो तो भी मैक्सिमम 4 बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, या ये हो सकता है 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, या 2 बॉन्ड पेयर 2 लॉन पेयर, या 1 बॉन्ड पेयर 3 लॉन पेयर। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब अगर सारे ही हम बॉन्ड मान लें तो भी मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो सकते हैं इनके? 4 हो सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि और मैक्सिमम कोवेलेंसी दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की नंबर कितनी हो सकती है? 4। 4 से कम भले ही हो पर 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर बेटा? यस। Yes. अब इसके ऊपर हम आपसे एक क्वेश्चन अभी और पूछेंगे, पहले ये टॉपिक पूरा हो जाए, उसके बाद थोड़ा गैप भी हो जाएगा, देखते हैं फिर आप तो यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब आगे देखो, तो अगर ऐसे में यहाँ पे बात करूं क्लोरीन के लिए बेटा, तो जो क्लोरीन है अगर आप इसके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप इसमें कैसे बना सकते हो कि क्लोरीन में बैलेंसी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड का है तो इसमें डी भी होगा, और डी होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप शेयरिंग कर दो, एक ने बना दिए 2, 2 ने बना दिए 2, तीसरे ने बना दिए 2, अब नो प्रॉब्लम, आप बना दो। ठीक है बेटा? Yes. यस। अब पिक्चर क्लियर हो गई? Yes. यस। तो क्लोरीन जो है वो थर्ड पीरियड का है, और अगर थर्ड पीरियड का है तो इसके इतने तो 18 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जोड़ते जाओ। लेकिन इसके बाद भी आपने देखा मेरे बेटा कि इस क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, और मान लो 3 जो थे आपके बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ गए तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कम में आ गए शेयरिंग में, तब भी तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना। यस। Yes. ऐसे ही क्लोरीन पे अगर आपने 2 ऑक्सीजन जोड़ दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, इलेक्ट्रॉन तो 7 थे, तो 7 का मतलब 4 काम में आने में 3 बच गए, तो 3 में से 1 को तो आप लॉन पेयर कह दोगे, पेयर बन गया 2 इलेक्ट्रॉन का, पर 1 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी बच गया ना बेटा। जी सर। Yes. वेरी गुड। तो हमें ये यहाँ पे डाउट है कि हमने जब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स काउंट किए थे तो वहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर काउंट किए थे, याद आ रहा है बेटा? Yes. यस तो सर। अब डाउट ये है कि अगर मान लो लॉन पेयर की जगह पर या लॉन पेयर के साथ साथ ऑड इलेक्ट्रॉन भी हुआ, क्या हुआ बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। तो क्या हम उस ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे, हमेशा छोड़ेंगे, या काउंट करेंगे तो क्या हमेशा काउंट करेंगे, या कभी काउंट करेंगे कभी नहीं करेंगे? तो कब काउंट करेंगे कब नहीं करेंगे, ये डाउट दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा बेटा? आएगा। वेरी गुड। तो इसी डाउट के लिए मैंने एक क्वेश्चन, क्योंकि अब तक हमने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा उसमें सारे एग्जांपल्स वही लिए थे जिनमें सिग्मा और लॉन पेयर थे, इसलिए आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया था। अब हम आगे मॉलिक्यूल आपके सामने ऐसा आता तो आप लोगों से अगर मैं पूछता बताओ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी, तो फिर आप लोग टेंशन में आ जाते, सर आप जवाब कैसे दें हम, आपने तो बताया ही नहीं और इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करना है, तब आप ये मुझसे क्वेश्चन पूछते ना। यस सर। यस। तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं दिया, मैंने पहले ही आपके सामने बता दिया कि देखो और इलेक्ट्रॉन आ गया है, डाउट है भाई क्या करें। तो अब इस डाउट को हम सॉल्व करते हैं मेरे बेटाओ। ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट किया भी जाता है और कभी काउंट नहीं भी किया जाता है, और वो कब किया जाता है वो आपको ध्यान रखना है। इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मैंने क्या सिंबल लिया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए बेटा? चाई। चाई। वेरी गुड। तो इफ चाई ऑफ सराउंडिंग एटम, दैट इज जिसका हम हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं उससे जुड़ा हुआ एटम है ना बेटा, if electron negativity of surrounding atom is more than electron negativity of central atom, सेंट्रल मीन जिस पर हम निकाल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, अगर उससे सराउंडिंग की नेगेटिविटी ज्यादा है
then odd electron behave as lone pair. लॉन पेयर तो नहीं है बट लॉन पेयर की तरह से बिहेव करता है. दैट इज इसका रिपल्सन इज सिमिलर टू, उस जैसा ही होता है. जैसे लॉन पेयर के रिपल्सन पढ़े थे हमने, ज्यादा होते हैं, ऐसे इसका भी होता है. एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ये भी किसमें प्रेजेंट रहता है? Hybridized orbital. मतलब आप इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे, बट कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है. केवल कब काउंट करोगे बेटा? अगर ऑड इलेक्ट्रॉन हुआ और सराउंडिंग एटम से जुड़ा हुआ उसकी नेगेटिविटी सेंट्रल से ज्यादा हुई तो. इज दैट क्लियर? Yes, sir. और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सराउंडिंग की कम हुई तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे. मतलब वो इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहेगा. अनहाइब्रिडाइज्ड मींस वो जैसा था प्योर ऑर्बिटल वैसा ही रहेगा, उसी में रहेगा. ठीक है बेटा? Yes. बात समझ में आ गई? Yes. तो आप लोग चाहो तो इसको आप लिख सकते हो. If electron negativity of surrounding atom is less than electron negativity of central atom, then odd electron remains in unhybridized. Unhybridized का मतलब मैंने एक नाम लिया था प्योर, याद आ रहा है? Yes. वेरी गुड. अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तो अब बताओ बेटा इस पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा नाइट्रोजन पर? sp2. ओके. Yes. अब नाइट्रोजन के आप 2 सिग्मा प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन को एज अ लॉन पेयर काउंट करोगे तो 2 सिग्मा एक और, दैट इज टोटल 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. और sp2 में नॉर्मली बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? सर sp2 में बॉन्ड एंगल 109.2 109 का. लेकिन ये बॉन्ड एंगल है वो बढ़कर के हो जाएगा 134 डिग्री का, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर की तरह रिपेल तो करेगा बट उतना पावरफुल नहीं होगा. इसलिए बॉन्ड पेयर के रिपल्सन्स की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा. ओके बेटा? Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा क्लोरीन में, तो अब यहाँ पे बताओ क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन क्लोरीन पर? अब sp3 आप वेरी गुड sp3, क्योंकि अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्लोरीन से ज्यादा है. सराउंडिंग एटम से ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है. यहाँ पर क्लोरीन से सराउंडिंग की नेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा क्लोरीन पर? जल्दी बोलो. sp3d. ओनली sp3 यार. 1 2 3 सिग्मा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए बस. यहाँ पर 2 सिग्मा, एक लॉन पेयर, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, टोटल यहाँ भी 4 हो गया. और यहाँ पर भी इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3, 3 सिग्मा और एक ऑड इलेक्ट्रॉन, टोटल 4. ओके बेटा? Yes, sir. वेरी गुड. तो आपको जो रूल पढ़ा था आपने हमेशा कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर काउंट करते हैं, अब समझ में आ गया कि ऑड इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लेना, अगर लॉन पेयर भी काउंट कर लेना अगर. कब? अगर सराउंडिंग एटम जो जुड़ा हुआ है उसकी नेगेटिविटी सेंट्रल एटम जिसकी आप फाउंड कर रहे हो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट उससे ज्यादा हो. ओके बेटा? Yes, sir. वेरी गुड.
तो कितनी पिक्चर क्लियर हो गई? Yes, sir. अब अभी हमने जो पढ़ा, आपने जो डाउट पूछा था उसके बेसिस पे जो बात मैंने बताई आपको, अब इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। आगे पूछें बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, Yes. अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, जो डाउट पूछा मैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, और क्वेश्चन ये है, NCl5 does not exist but PCl5 exists. Why? अभी बेटा मुझसे जो डाउट पूछा था वो किसने पूछा? मनकीरत ने। यस सर। तो बता बेटा, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्योंकि सर उसको 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो 5 वेरी उसमें गुड। ऑलरेडी होंगे, 5 और नहीं, मतलब सिंपल है, 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, मतलब उसके पास 5 ऑर्बिटल होने चाहिए, है ना। और ऑर्बिटल कितने होंगे इसमें? केवल मैक्सिमम 4। और 4 क्यों होंगे? यस सर। क्योंकि सेकंड पीरियड का है ना बेटा। यस सर। वेरी गुड, इसलिए अपनी बैलेंस ही नहीं बढ़ा सकता। जबकि फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, तो इसमें खाली डी ऑर्बिटल भी होंगे, जिसकी वजह से अपनी बैलेंस ही बढ़ा सकता है ना बेटा। यस। वेरी गुड। तो ये अब समझ में आ गया क्वेश्चन। तो हर चीज लिंक जुड़ी होती है, आप ऐसी चीजों को टाइम टू टाइम पूछते रहा करो। इसलिए कल जब तुम डाउट नहीं पूछ रहे थे, आपने कहा सर मैं वीडियो देख लूंगा। मैंने क्या कहा? वीडियोस एक बार क्लास में सब चीज क्लियर हो जाने के बाद रिवीजन के लिए है आपके, और उसके बाद भी कोई डाउट आए तो आप फर्दर पूछ सकते हो, बट एटलीस्ट चलती हुई क्लास में आपको अपना हर डाउट क्लियर करना है। ठीक है बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ, कभी भी ये मत सोचा करो कि सर ने डांट दिया। तो देखो आगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ इतना सा, नाइट्रोजन डजंट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। आप मेंशन कर दो, सो इट कांट इंक्रीज इट्स कोवेलेंसी। इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए अपनी वैलेंसी को बढ़ा नहीं सकता, दैट इज 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. और इस छोटे से आंसर में सब कुछ क्लियर हो गया। अब कोई बंदा कहेगा आपने पीसीएल फैक्ट्री तो कुछ कहा ही नहीं, बोला कह तो दिया, नाइट्रोजन में नहीं होता है मतलब क्या है? फॉस्फोरस में होता है, इसलिए बढ़ा लेता है, बात खत्म हो गई। आधी बात तुम समझ जाओ, आधा हमने बता दिया, है ना बेटा। तो अब आगे बढ़े। Yes. बेटा आओ आगे, आगे बढ़े। Yes, sir. वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक जितने भी जो हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, VSEPR या VBT जो भी हमने पढ़ा, अभी हम ये सब बातें कोवलेंट बॉन्ड के लिए पढ़ रहे हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम्स कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उनको हम लोग कोवलेंट मॉलिक्यूल कह सकते हैं बेटा। Yes, sir. तो जितने भी कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो डिफरेंट एटम के बीच में, तो उन्हें हम कोवलेंट कंपाउंड भी कह देते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो कोवलेंट कंपाउंड हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हो, मैं मॉलिक्यूल लिख देता हूं। मॉलिक्यूल जो हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड से बन रहे हैं, इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को मैं अगर क्लासिफाई करना चाहूं, तो मैं 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकता हूं। कितने पार्ट्स में बेटा? 3 Three. पार्ट। वेरी गुड। एक पार्ट है
जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स, और तीसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल से क्लियर होता है बेटा कि जिनमें ऐसे एटम्स हों जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लेस देन 8 हो, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? Yes, sir. वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोलते हैं जिन मॉलिक्यूल्स के एटम जो है, सेंट्रल एटम की बात हो रही है, स्पेशली किसकी बात हो रही है? सेंट्रल एटम। Central वेरी गुड। तो सेंट्रल एटम पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल टू 8 हो। ओके बेटा? एंड Yes, sir. नो लॉन पेयर, और इस पर कोई लॉन पेयर नहीं होना चाहिए, लेकिन 8 भी हो लेकिन कोई लॉन पेयर नहीं हो। और ये वो होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे इनमें भी, लेकिन इसमें लॉन पेयर होंगे, एंड मिनिमम 1 लॉन पेयर जरूर होगा, ज्यादा भले ही हो सकते हैं। ओके बेटा? हो Yes. वेरी गुड। एक मॉलिक्यूल आप चाहो तो इसमें और ऐड कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। एक वो जिनमें ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? Expand. ऑक्टेट एक्सपेंडेड मॉलिक्यूल, जिनमें क्लियर है, जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब 8 से ज्यादा हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? मोर देन 8। ये हम लोग ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन में पढ़ चुके हैं, याद आ रहा है आपको? Yes, sir. लेकिन कुछ लोग इन मॉलिक्यूल्स को भी इलेक्ट्रॉन रिच में ही काउंट कर लेते हैं, इसलिए मैं आपको अलग से इनको नहीं लिखवा रहा हूं। बस ध्यान रखना है, ऐसा भी हो सकता है। अब आप समझदार हो बेटा हो कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, जैसे एग्जांपल दें आपको, तो CH4, SiCl4, इन सब में क्या था? आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 बॉन्ड बन गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कोई लॉन पेयर भी नहीं बचा और कम भी नहीं पड़े। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन रिच, या जिनमें ऑक्टेट स्पेंड हुआ है इन मॉलिक्यूल्स की, है ना बेटा, तो या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की, तो इनमें स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अब कैसे हो जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपके इनकी स्टेबिलिटी कम ज्यादा हो सकती है, और ये अपने आप की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ अपने अंदर चेंजेस भी ला सकते हैं। वो चेंजेस क्या लाते हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। बेटा ओके? Yes, sir. लेकिन ये कंफर्म है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है ये तो हमेशा ही कम स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? दीज आर लेस स्टेबल। ओके बेटा? हो बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. Yes, sir. अब ये अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? These molecules generally increases their stability, ये अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, या यूं कहें कि ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक ही बात है ना बेटा? Yes, तो ये अपनी स्टेबिलिटी जनरली अपने कैसे अपने बढ़ाते हैं? ये दो तरह से बढ़ाते हैं। नंबर 1 मैं लिख दिया, दे इंक्रीजेस देयर स्टेबिलिटी बाय नंबर 1 बाय पॉलीमराइजेशन, अब पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कि ये मॉलिक्यूल आपस में ही जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ओके बेटा, अगर दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो जो बनता है, बनने के बाद में उसको बोलते हैं पॉलीमर। जुड़ने की प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन, और जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप को पॉलीमर। अगर दो जुड़ जाए तो ये उसको बोलते हैं डाइमर, 3 जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं ट्राइमर, 3 4 5 मतलब बहुत सारे, पॉली फिक्स नहीं है नंबर, 2 या 2 से ज्यादा जुड़े तो सबको हम क्या बोल देते हैं? कि वो पॉलीमर बना देते हैं, मतलब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। ओके बेटा, यस वेरी गुड। तो पॉलीमर बनाते हैं बाय ब्रिज बॉन्ड्स। एक नए बॉन्ड होते हैं इनके बीच में जिनको हम बोलते हैं ब्रिज बॉन्ड्स। अब ये ब्रिज बॉन्ड्स क्या होते हैं अब हम आगे पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। और दूसरा तरीका है इनको अपने आप की स्टेबिलिटी बढ़ाने का, वो है बाय बैक पाई बॉन्डिंग। तो अब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए दो काम जनरली करते हैं, और एक्स्ट्रा बातें बाद में करेंगे, पर जनरली ये दो काम करते हैं। या तो ये पॉलीमर बनाते हैं, नए नए बॉन्ड बना करके, ब्रिज बॉन्ड्स बना करके आपस में मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक जैसे मॉलिक्यूल, और जुड़ करके अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लेते हैं, ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। या फिर ये बैक पाई बॉन्डिंग, इससे अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। बट ये दो नए टाइप की बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्ड और बैक पाई बॉन्ड, ये क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट सेशन में आप वापस आ जाओ सेम लिंक पे। ओके बेटा हो? yes, sir. वेरी गुड। इस तरह से बातें धीमे धीमे आगे बढ़ती हैं, और सिलेबस हमारा आगे अब कंटिन्यू होगा। टॉपिक को आगे और बढ़ाते हैं और डीप में जाते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में। आ जाओ बेटा और सेम लिंक पर वापस। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं हम इसके आगे इन दो ब्रिज बॉन्ड्स को और बैक पाई बॉन्ड को।